करते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। पहले मैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी आपको रिवाइज करवा देता हूं कि वो क्या था। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और उनके जो अभी करंट होल्डर्स हैं अगर वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो हम जिन्होंने वो ट्रांसफर किए थे उन लोगों को विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उन लोगों को भी हम बोल सकते हैं कि आप भी पैसा दो। अब वो कितना पैसा देंगे? जब वो उन्होंने ट्रांसफर किया उस वक्त जितने क्रेडिटर्स थे उतने क्रेडिटर्स आप उनका पैसा उनसे मांग सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना मांग सकते हो? जितना उनका अनकॉल्ड कैपिटल है। अनकॉल्ड वैल्यू से ज्यादा, अनपेड वैल्यू से ज्यादा आप उनसे पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा कंसेप्ट था। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में दिया होगा कि हम वाइंडिंग अप में आ चुके हैं और पिछले 1 साल में जितने लोगों ने भी ट्रांसफर किया है, अब वो पिछले 1 साल में ही दे देंगे ऐसा नहीं है, उसके और पुराने भी दे सकते हैं। तो कुछ लोगों की लिस्ट होगी, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है एक लिस्ट होगी, इन लोगों में से किन किन से कितना कितना पैसा मांग सकते हैं ये आपको बताना है। तो कौन कौन से लोगों से मांग सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो कट ऑफ यूज करना है वो है 1 ईयर। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप का डेट दिया रहेगा नॉर्मली, वहां से पिछला 1 साल पीछे जाना है, आगे नहीं, पिछला 1 साल का डेट डालना है और उसके बाद जिन्होंने ट्रांसफर किया है उन लोगों से ही मांगना है। उससे पहले ही जिन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया होगा उनसे आप पैसे नहीं मांग सकते। दे आर नॉट बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जिन्होंने विद इन 1 ईयर ट्रांसफर किया है वही लोगों से आप पैसे मांग सकते हो। तो पहले आपको लोग पहचानने हैं जिनसे आप पैसे मांग सकते हो, तो और जिनसे नहीं मांग सकते हो तो लिस्ट से ही हट गए। एक उनके बारे में नोट लिख देंगे कि उन्होंने बिफोर 1 ईयर ट्रांसफर किया है तो वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में नहीं आते। फिर उसमें दिया रहेगा कि कितना पैसा अनपेड है, अनकॉल्ड कैपिटल दिया होगा, पर शेयर कितना पैसा मांग सकते हो। तो वो भी एक अमाउंट है जो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम लिमिट है वो, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते। तो वो एक लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है। फिर उनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे जो हम यूज करेंगे, उसको भी बताऊंगा मैं कहां यूज करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी कि जब जब जिन जिन लोगों ने ट्रांसफर किया है उस वक्त कितने क्रेडिटर्स थे वो भी दिए रहेंगे। अब क्रेडिटर्स, अगर आपका बेस क्लियर है अकाउंट्स का तो आपको पता होगा क्रेडिटर्स क्यूमुलेटिव होते हैं। क्रेडिटर्स कोई 1-2 महीने के नहीं होते हैं, वो एज ऑन अ डेट होते हैं। वो एक बैलेंस शीट का आइटम है जो एज ऑन अ डेट होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर अब इसमें एक खासियत ऐसी है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो इसमें बढ़ते ही जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि हम लिक्विडेशन में, हम ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे लॉसेस अक्यूमुलेट हो रहे हैं और धीरे धीरे हमने डिफॉल्ट चालू कर दिया होगा, तो धीरे धीरे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे। तो ये एक बहुत कॉमन फीचर है जो एक वाइंडिंग अप वाले बिजनेस में दिखता है कि उसके पास कुछ मंथ से क्रेडिटर्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। जो पुराने हैं वो तो है ही और उसमें अमाउंट ऐड होते जा रहा है, तो वो हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्यूमुलेटिव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड काफी था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। पाइन लिमिटेड हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 10th मई 2013। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया दिया है कि डेट ऑफ वाइंडिंग अप क्या है, 10th मई 2013। The details of members who have ceased to be members within the year ended 31st March 2013, यानी 31st मार्च के हिसाब से डेटा दिया है। The debts that could not be paid out of the realization of assets and the contribution from the present member, that is A contributories दिया हुआ है, उनसे भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, are also given with their date wise breakup. Shares of 10 rupees each are 6 paid up. ठीक है, 6 paid up है, तो आप मैक्सिमम कितना मांग सकते हो? 4 पर शेयर, आप 4 रुपए पर शेयर मैक्सिमम मांग सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रियलाइजेबल अमाउंट रियलाइजेबल फ्रॉम द ईच पर्सन। अब अपन को बताना है एक एक पर्सन से कितना आप मांग सकते हो, पूरा जो भी वर्किंग है उससे। फिर एक पूरा लिस्ट दिया है, PQRST इतने लोग हैं, लिस्ट दी है। उन्होंने कब कब ट्रांसफर किया है वो भी दिया है, और डेट्स इंपॉर्टेंट है। डेट देखो क्या दिया है, 20 अप्रैल 2012, 15 मई 2012, 18 सितंबर 2012, 24 दिसंबर 2012 और 12 मार्च 2013। अब इसमें से पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बी लिस्ट में आएंगे, कौन से बी लिस्ट में आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमको यहां पे भी परफॉर्म करना है वो है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आएंगे
और कौन से नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनको सेट असाइड कर दो, बिकॉज आप उनसे कुछ भी मनी रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको 1 ईयर का कट ऑफ यूज करना है। हमारा लिक्विडेशन का कमेंसमेंट डेट है 10 मई 2013। इसका एग्जैक्टली एक साल पहले, बराबर, इसका एग्जैक्टली एक साल पहले, यानी कि 10 मई 2012, 10 मई 2012 या 11 मई से भी आप ले सकते हो, 11 मई 2012 से लेके 10 मई 2013, 11 मई 2012 से लेके 10 मई 2013, ये होगा पूरा एक साल। तो इसके पहले जो भी हैं वो बी लिस्ट में नहीं आएंगे, और इस एक साल के बीच में जो जो हैं वो लोग बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला ही है पी, उसने ट्रांसफर किया है 20 अप्रैल 2012, यानी कि 11 मई के पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। तो पी इज नॉट अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी बिकॉज ही हैज ट्रांसफर्ड बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। फिर क्यू ने देखो 10 मई के बाद किया है, 15 मई, यानी उस एक साल के दौरान किया है, विद इन 1 ईयर में आता है, तो क्यू इज अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। सिमिलरली आगे आने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने और बाद में ही ट्रांसफर किया है, तो सारे लोग ऑटोमेटिकली किस में आएंगे, 1 ईयर के विद इन में ही आएंगे। ठीक है, तो 18 सितंबर भी विद इन 1 ईयर में आता है, 24 दिसंबर भी विद इन 1 ईयर में आता है, 12 मार्च भी विद इन 1 ईयर में आता है। यानी कि कौन कौन से बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, क्यू, आर, एस, टी, इन लोगों से हम मनी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो एक नोट अपन लिख देंगे उसमें कि पी इज नॉट अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी एज ही हैज ट्रांसफर्ड द शेयर्स बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो एक नोट हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट आप अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हैं। वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट इज नॉट एन इशू, जो आपको सही लगे। मुझे जो सही लगता है वो मैं बनाऊंगा, और आई होप आपको भी वो सही लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है फॉर्मेट। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, नोट्स और जो भी है अपन वर्किंग नीचे बनाएंगे। Statement showing amount to be recovered from B list contributories. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसमें फॉर्मेट कैसे बनाना है कि मैं जो डेट्स हैं वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या क्या डेट्स हैं। ये तो डेट काम की नहीं है, तो पहला आएगा 15 मई 12, 18 सितंबर 12, 24 दिसंबर 12 और 12 मार्च 13। ठीक है, ये हो गया कॉलम्स जो हमारे अमाउंट वाले कॉलम है। फिर आएगा नेम यानी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, फिर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो उनके पास है, और फिर आएगा मैक्सिमम अमाउंट जो हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर मैं समझने के लिए क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखने वाला हूँ। ठीक है, वो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, मैं तो एक ही से लिखूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कौन कौन है, क्यू, आर, एस और टी। ठीक है, इतने लोग हैं बी लिस्ट में। पी के लिए मैं आपको बताया कि एक नोट लिख देंगे। अब इनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं 1140, 1425 और 760 और 475। ठीक है, फिर मैक्सिमम अमाउंट जो आप रिकवर कर सकते हो पर शेयर, कितना आप रिकवर कर सकते हो, 4 रुपीज़ पर शेयर, तो आप मल्टीप्लाई करो। मैक्सिमम अमाउंट जो आप रिकवर कर सकते हो 1140 इंटू 4, तो वो आता है 4560, 4560। फिर 1425 इंटू 4, 5700, 760 इंटू 4, 3040 और 475 इंटू 4 वो आता है 1900। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है जो हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। अब है पहला डेट जो आएगा वो आएगा 15 मई।
15 मई को मैं देखूंगा कि कौन कौन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी है। 15 मई को मैं देखूंगा कितने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनसे कितना पैसा लिया जा सकता है और हमको कितना पैसा मांगना है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, बराबर। हमको वसूल कितना करना है, देखो 15 मई को हमारे क्रेडिटर्स है 4750। 4750 हमको टोटल अमाउंट रिकवर करना है। और 15 मई को कौन कौन शेयर होल्डर्स थे, क्यू तो था ही, क्यू ने तो ट्रांसफर किया तो उस दिन तक तो था। अब जिन लोगों ने 15 मई के बाद ट्रांसफर किया है वो भी तो 15 मई पे थे ना। जिन्होंने 15 मई के बाद ट्रांसफर किए शेयर्स, हम मान रहे हैं कि वो 15 मई पे भी तो थे ही। तो जैसे कि आर ने 18 सितंबर को ट्रांसफर किया तो 15 मई पे भी तो शेयर होल्डर ही था। 18 सितंबर में बाद में उसने ट्रांसफर किया। फिर एस ने 24 दिसंबर को ट्रांसफर किया तो 15 मई को वो तो था ही शेयर होल्डर। फिर टी ने भी 12 मार्च 2013 को ट्रांसफर किया तो वो भी 15 मई पे था। मतलब 15 मई को क्यू आर एस टी ये चारों पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। और इनसे हमको कितना अमाउंट रिकवर करना है, 4750। तो हम ये रिकवर करेंगे, लेकिन ये अमाउंट कैसे रिकवर होता है, प्रोराटा, प्रोराटा प्रपोर्शनेटली। अब ये प्रपोर्शन आप नंबर ऑफ शेयर्स का लेते हो, बराबर, नंबर ऑफ शेयर्स का रेशो निकालना पड़ेगा। आई होप आपको रेशो प्रपोर्शन आता है, करेक्ट। तो पहले सबका मैं नंबर ऑफ शेयर्स का एडिशन कर लूंगा। बोलो कितना एडिशन है, 1140। जैसे मैं आपको एक याद दिला देता हूं, जैसे आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी ये रेशो प्रपोर्शन पढ़ा है। सिंपलेस्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि जैसे अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनका रेशो है 2:3:4, तो आप कैसे इसको, ये एक रेशो है 2:3:4, बरोबर। तो आप इसको प्रपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप पहले सबको ऐड करते हो, बरोबर। तो 2 + 3 + 4 ये आता है 9, यानी 2 है कितने में से, 9 में से, 3 है कितने में से, 9 में से, 4 है कितने में से, 9 में से। बस यही करना है। तो मैं आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो प्रॉपरली बता देता हूं पूरा। जैसे कि ये है 1140, 1140, 1425, 760 और एक है 475, 475। बस सेम है, जहां 2 3 4 है वहां ये नंबर्स हैं। पहले इन सबका टोटल मारना पड़ेगा, ठीक है। तो 1140 कितने में से, डिवाइडेड बाय टोटल। तो 1140 प्लस 1425 प्लस 760 प्लस 475, तो ये आता है 3800। आई होप आप साथ साथ में मेरे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो 3800। तो इसका प्रपोर्शन क्या आएगा, 1140 बाय 3800। फिर इसका आएगा 1425। अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि ये कैसे लेना है, ठीक है, यानी पहली बार के लिए है। तो डिवाइड बाय 3800, 760 डिवाइड बाय 3800 और 475 डिवाइड बाय 3800, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम बांटेंगे उसका इस तरह से हमको प्रपोर्शन निकालना है, तो ये आपको बार बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट टाइम जो मैं रिकवर कर रहा हूं, अब मैं समझने के लिए यहां ऊपर लिख रहा हूं कि क्रेडिटर कितना रिकवर करना है हमको, 4750, ठीक है। समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि मुझे 4750 रिकवर करना है और मुझे ये 4750 इस रेशो में रिकवर करना है, 1140 ईज टू 1425 ईज टू 760 ईज टू 475। तो मैं अब करूंगा क्या, ये प्रपोर्शंस का यूज करूंगा। तो 4750 इंटू 1140 डिवाइडेड बाय 3800। तो मैं एक आपको पूरा बता देता हूं, इस तरह से आपको प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड करना है। तो 4750 इंटू 1140 डिवाइडेड बाय 3800, तो ये आएगा 1425। ये अमाउंट हम रिकवर करेंगे। फिर 4750 इंटू इसका सेकेंड का प्रोपोर्शन है 1425 बाय 3800, तो ये आएगा, ये आता है 1781.25। अब 0.25 आप इग्नोर कर सकते हो, अगले इसमें आप राउंड अप कर लेना। 0.25 मैं इग्नोर कर रहा हूं। फिर थर्ड 4750 इंटू 760 अपॉन 3800, बोलो कितना आएगा, ठीक है, वो आता है 950। और लास्ट 4750 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 3800, वो आता है 593.75। तो मैं इसको राउंड अप कर रहा हूं 594, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेशियो प्रोपोर्शन। अब आपको खुद ही करना है बार बार, ठीक है। तो ये मैं
लिख रहा हूं अभी कि पहला आया 1425, सेकेंड आया 1781, थर्ड आया 950 और फोर्थ आया 594। ऐसा टोटल मारूंगा अगर मैं तो आ गया 4750। तो मैंने पूरा अमाउंट 4750 रिकवर कर लिया इस प्रपोर्शन में। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कोई भी ये जो अमाउंट है ये इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा इससे एक्सीड नहीं हो रहा है, हमारा इससे एक्सीड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंट ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमने 15 मई पे सब रिकवर कर लिया। अब जैसे ही मैं 18 सितंबर नेक्स्ट डेट पे जाऊंगा, 15 मई को देखो क्यू ने ट्रांसफर कर दिया, तो अब जब मैं 18 सितंबर को आऊंगा तो क्यू तो अब शेयर होल्डर है नहीं, तो अब आगे अब उससे रिकवर नहीं कर पाओगे। तो यहां मैं डैश मारते जाऊंगा कि अब आगे हम इनसे रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज 15 मई पे क्यू ने ट्रांसफर कर दिया, इज नो शेयर होल्डर एनी मोर, तो उससे आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम 18 सितंबर को आएंगे। 18 सितंबर को हमको कितना अमाउंट रिकवर करना है, पहले वो अमाउंट निकालो, क्रेडिटर्स का अमाउंट निकालो। तो सेकंड है 8740। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 8750 ये जो क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है ये क्यूमुलेटिव होता है, ये क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि जो 2850 था वो इस 4750 में इंक्लूडेड है, ये जो 4750 है ये इस 8740 में इंक्लूडेड है, मतलब ये क्यूमुलेटिव है, पिछला अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है। अब 4750 तो आपने रिकवर कर लिया ना, डबल से रिकवर करोगे क्या? नहीं। तो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स कितने इस दो डेट के दौरान, इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स कितने ये हमको निकालने हैं, बिकॉज पुराने क्रेडिटर्स हमने पे ऑफ कर दिए और वो आगे अब हर बार इंक्लूड होते जाएंगे, तो हमको वो हटाते जाना है और सिर्फ जो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स ऐड हो रहे हैं इन दो पीरियड्स के दौरान वही हमको रीपे करना है। जैसे कि 8740 जो अमाउंट है उसमें 2850 भी इंक्लूडेड है जो पुराना था। अब खैर 2850 4750 में इंक्लूडेड है, तो 4750 ही हम लेंगे जो भी पिछला अमाउंट है। ठीक है, तो 4750 इज 8740 में इंक्लूडेड है। अब ये 4750 तो हमने पे कर दिया, 15 मई को ही पे कर दिया ना, तो आप डबल से रीपे नहीं करोगे। तो इंक्रीमेंटल कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस। बोलिए कितना है इन दोनों का डिफरेंस? 8740 माइनस 4750 वो आता है 3990। 3990 ये अमाउंट आएगा। तो अब मैं यहां लिखूंगा 3990, करेक्ट, 3990 इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स है, वो हमको 18 सितंबर को पे करना है। अब कितने लोग हैं जो 18 सितंबर को शेयर होल्डर्स हैं पार्टली पेड अप? क्यू तो उड़ गया 15 मई को, अब कौन बचा है? आर एस टी। तो अब हमको ये जो रेशो निकालना है, अब ये सिर्फ आर एस टी का निकालना है, तो आपको बार बार रेशो चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो 3990 हमको रिकवर करना है, ये हमको आर एस टी इन तीनों से रिकवर करना है। क्या रेशो में रिकवर करना है? 1425 ईज टू 760 ईज टू 475। अब इन तीनों का आपको टोटल मारना पड़ेगा डिनोमिनेटर निकालने के लिए। तो तीन में अब तीन का रेशो लेना है आपको। तीन चीजें क्या है? 1425, 760 और 475, इन तीनों का टोटल कितना आया था अपना? 1425 प्लस 760 प्लस 475 वाया 2660। ठीक है, इन तीन के रेशो में अब आपको डिवाइड करना है, करेक्ट, और हमको कितना कलेक्ट करना है इनसे? 3990। ठीक है, तो 3990 को इस रेशो में बांटो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर लेना है 2660, इन तीनों का टोटल आता है 2660, सॉरी 2660। ठीक है, तो 3990 को ये करना है इंटू 1425 डिवाइडेड बाय 2660, तो मेरा पहला आंसर आया 2137.5 यानी 2138। मैं हायर राउंड ऑफ कर रहा हूं। फिर है 3990 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 2660, तो वो आता है 1140। और थर्ड है 3990 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 2660, दैट इज 712.5। इसको मैं लोअर राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि मैंने एक हायर राउंड ऑफ किया था, तो ये लोअर राउंड ऑफ किया, तो इसका टोटल आएगा 3990। ठीक है, प्रो डाटा बस लेना है, प्रपोर्शनेट आपको ये लेना है। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका होता है कि आप रिमेनिंग अमाउंट कितना रिकवर किया जा सकता है ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमने क्यू का अमाउंट रिकवर किया 1425 और हम टोटल रिकवर कर सकते थे 4560, तो अब इसका डिफरेंस लो, 4560
-1425 यानी कि 3135। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो 3135। हम इससे 3135 और रिकवर कर सकते थे, बट वो टाइम लिमिट निकल गई तो हम 3135 रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो 4560 मैक्सिमम अमाउंट था जो आप रिकवर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हमेशा आप मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कर पाओ, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जैसे कि ये है आर का 5700 आप रिकवर कर सकते हो। पहली बार में आपने 1781 ये रिकवर किया, 1781 रिकवर किया, तो आप रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हो, बट आपके बुक्स में नहीं दिया है इसलिए मैं वहां इग्नोर कर रहा हूं, बट आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थर्ड डेट पे आते हैं। अब है 24 दिसंबर। अब देखो हमने कितना रिकवर कर लिया है। हमको हमारा क्रेडिटर कितना है, नेक्स्ट डेट है 24 दिसंबर, उसमें 9975। अब 9975 में 4750 भी इंक्लूडेड है जो हम रिकवर कर चुके हैं, और 3990 भी इंक्लूडेड है जो हम रिकवर कर चुके हैं। तो ये दोनों अमाउंट माइनस करने हैं, तो मैं कर रहा हूं 9975, मेरे साथ साथ आप निकालते जाइए। 9975 माइनस 4750 माइनस 3990, तो हमको इंक्रीमेंटल अभी कितना रिकवर करना है, 1235, 1235 रुपए हमको रिकवर करने हैं। अब देखो जैसे 18 सितंबर डेट निकल गई, 18 सितंबर को एक इंसान ने ट्रांसफर कर दिया जो है आर, तो अब वो शेयर होल्डर रहा ही नहीं है, तो अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते फ्यूचर में, बरोबर। यानी आपने दो ही पेमेंट्स रिकवर किए, 1781 और 2138। इसके अलावा अब आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते हो क्योंकि अब वो ट्रांसफर कर चुका है, ठीक है। अब 24 दिसंबर को दो ही शेयर होल्डर्स हैं जो पार्टली पेड अप शेयर्स होल्ड करते थे, वो है एस और टी। अब आप इन दोनों से ही रिकवर कर सकते हो। इनका जो रेशो है वो क्या लेना पड़ेगा, अभी इनका रेशो लेना है हमको, वो है ये जो दो है 760:475। तो इनका टोटल ले ले रहा हूं मैं, 760 प्लस 475, तो टोटल आता है 1235। एग्जैक्टली मैच हो रहा है 1235 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो मेरे को 1235 बांटना है दो प्रपोर्शंस में, 760:475। अब इत्तेफाकन इनका टोटल भी 1235 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो यही एग्जैक्ट अमाउंट आएंगे। 760 डिवाइडेड बाय 1235 इंटू 1235, तो सेम ही आएगा 760, ठीक है। तो 760 आएगा ये, और ये आएगा 475, करेक्ट। 1235 बेस सेम है तो सेम अमाउंट आएंगे, ठीक है। तो हमने 1235 भी रिकवर कर लिया। अब ये डेट पे किसने ट्रांसफर कर दिया, एस ने भी ट्रांसफर कर दिया, तो अब आप एस से भी रिकवर नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट डेट है 12 मार्च, और उस डेट पे एक ही शेयर होल्डर है, दैट इज टी। अब आप टी से रिकवर कर सकते हो। अब देखो क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है 10,450, 10,450, करेक्ट। तो आप तीनों पेमेंट जो आपने रिकवर किए वो माइनस कर लो, 10,450 माइनस, डायरेक्ट आप क्यूमुलेटिव अमाउंट भी माइनस कर सकते हो, दैट इज 9975। तो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर है सिर्फ 475, और एक ही इंसान है जिससे आप रिकवर कर सकते हो, वो है टी। अब है कि आप कितना रिकवर कर सकते हो, करेक्ट, कितना रिकवर कर सकते हो, उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे निकलेगा कि मैक्सिमम आप रिकवर कर सकते थे 1900, और ये तीनों माइनस कर लो, जो तीन चीजें आपने रिकवर कर ली हैं ये माइनस कर लीजिए। 594 माइनस, सॉरी 1900 माइनस 594 माइनस 712 माइनस 475, तो बैलेंस बचता है सिर्फ 119। तो आप मैक्सिमम 119 ही रिकवर कर सकते हो, और आपको क्रेडिटर कितने रिकवर करने हैं, 475। तो रूल क्या लगेगा, विच एवर इज लेस, विच इज लेस, आप उतना ही रिकवर कर पाओगे, यानी कि 119, करेक्ट, 119 ही रिकवर कर पाओगे, 475 रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो अनरिकवर्ड ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल है। अगर आप इन तीनों का टोटल भी ले सकते हो, खैर ये यहाँ पे टोटल कॉलम भी आप आखिरी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चलता है प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का ये आएगा। अब आप इसलिए एक बी लिस्ट वाइज मतलब एक टोटल मार सकते हो, कि जैसे मैं यहाँ टोटल अगर लिख दूं तो आप टोटल भी ले लो तो बेटर रहेगा, कि आपने क्यू से कितना रिकवर किया, 1425, आपने आर से कितना रिकवर किया, तो टोटल मारो 1781 प्लस 2138, तो 3919 मैंने रिकवर किया आर से। फिर एस से कितना किया, 950 प्लस 1140 प्लस 760, तो 2850 मैंने एस से रिकवर किया, और पूरा का पूरा 1900 मैंने रिकवर किया टी से। अब अगर आप इसका टोटल मारो
तो हॉरिजॉन्टल टोटल भी सेम आएगा, वर्टिकल टोटल भी सेम आना चाहिए। जैसे कि ऊपर ये है 1425 प्लस 3919 प्लस 2850 प्लस 1900, तो ये भी आएगा कितना 10,094। अब आप हॉरिजॉन्टल ऐड करो 4750, मतलब इन चारों को भी टोटल मारो तो भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 4750 प्लस 3990 प्लस 1235 प्लस 119 करेक्ट, तो उसका भी आता है टोटल 10,094। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल दोनों मैच होते हैं, तो टोटल कॉलम भी बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आंसर है कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का कैसे अमाउंट निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ मैं वर्किंग नोट्स आपको बना के दे रहा हूं तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको एक नोट लिखना है, करेक्ट। नोट क्या लिखना है कि P इज नॉट अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, P इज नॉट अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी as he has transferred the shares before 1 year from commencement of winding up, करेक्ट। तो ये अपन ने नोट दिया कि P को हमने क्यों छोड़ दिया, उससे कुछ भी रिकवरी क्यों नहीं की, तो P के लिए नोट हो गया। अब जो ये है कि 119 आपने कैसे लाया, तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, एस्ट्रिक मार्क दे सकते हो, या 1 2 3 4 नोट ही चलने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 119 मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला था तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं नोट में 2 लिख रहा हूँ, करेक्ट। तो ये कैसे निकाला मैंने 1900 में से माइनस किया पहले 594, फिर मैंने माइनस किया 712 और फिर मैंने माइनस किया 475, तो बैलेंस हम कितना रिकवर कर सकते थे 119, करेक्ट। तो ये भी एक बताना ज़रूरी था। ठीक है, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन दे देता हूँ, लिखना है प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन दे देता हूँ, आप लिखते जाओ। ये हो गया पहला स्क्रीन, ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिए। और ये है सेकेंड स्क्रीन, ठीक है, पॉज करके आप लिखते जाओ। अब ये आता है 5 मार्क का, ठीक है, 5 मार्क का आता है, तो थोड़ा सा आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। हर कैलकुलेशन है जो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, इसमें आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको फास्ट कैलकुलेशंस करने हैं। और फ्लो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि करना क्या है, पहले बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी आइडेंटिफाई करने हैं कि विद इन 1 ईयर में कितने आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया। जो नहीं आता है उसको पहले ही हटा दिया और उसके बारे में एक नोट लिख दिया। फिर आपको हर डेट पे क्रेडिटर्स निकालने हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव क्रेडिटर्स होते हैं, जो भी पिछला रिकवरी हो गया है आप उसमें से माइनस कर लो, करेक्ट। और जो भी डिफरेंस है दो डेट्स के बीच में, जो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स है वही आपको रिकवर करने, वही आपका बेस होगा कैलकुलेशन का। और जितने भी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं एट अ पर्टिकुलर डेट, आपको उनके नंबर ऑफ शेयर्स के प्रोपोर्शन में आपको अमाउंट रिकवर करना है। और जो लास्ट जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है टिपिकली उसमें आपको बैलेंस निकालना पड़ता है कि कितना बैलेंस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, जितना अनकॉल्ड अमाउंट है, अनकॉल्ड अमाउंट जितना ही आप मैक्सिमम रिकवर कर सकते हो, जो तो आपको एक बैलेंस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। ठीक है, और रूल क्या लगेगा कि जो अमाउंट ऑफ क्रेडिटर है या जो आप बैलेंस रिकवर कर सकते हो, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक है, ये टिपिकल प्रोसीजर होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए